भुट्टो का आखिरी बेटा अपनी बहन के दौरे हुकूमत में कैसे गोलियों से छलनी हुआ। बेनजीर भुट्टो को एक गलत इंटेलिजेंस इतला का कैसे पता चला, ये सब दिखाएंगे हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की इस किस्त में। 19 अक्टूबर 1993 को बेनजीर भुट्टो दूसरी बार मुल्क की वजीर आजम बन गई, लेकिन साथ ही उनकी वालिदा और भाई उनके दस्तों बाजू बनने के बजाय उनके खिलाफ होते चले गए। वो अपनी बहन से पीपल्स पार्टी की सरबराही छीनना चाहते थे। बेनजीर भुट्टो और उनके भाई ने अपने बाप को फांसी लगते देखा था। दोनों को एक दूसरे के बहुत करीब होना चाहिए था, लेकिन वो एक दूसरे से इतना दूर हो गए। आखिर क्यों? इसकी एक नजरियाती और तारीखी वजह थी। बहन भाई के रास्ते उस दिन जुदा हो गए थे जब भुट्टो की फांसी के बाद बेनजीर ने सियासी जद्दोजहद का और मुर्तजा भुट्टो ने मुसल्ला तहरीक का रास्ता अपनाया था। मुर्तजा भुट्टो ज़ियाउल हक की फौजी हुकूमत से अपने बाप का बदला लेना चाहते थे और मोहतरमा भुट्टो का जवाब था डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। मुर्तजा भुट्टो ने अल जुल्फकार के नाम से एक मुसल्ला तंजीम कायम की थी। इस तंजीम के लोगों ने 1981 में PIA का तैयारा अगवा किया था, जिसकी कहानी हम आपको इसी सीरीज की 10वीं किस्त में दिखा चुके हैं। हालांकि ये हकीकत अपनी जगह पर है कि उन्हें 2003 में इस केस से बरी भी किया जा चुका है। इस तैयारे के अगवा का पीपल्स पार्टी की जद्दोजहद पर खौफनाक असर पड़ा था। जनरल ज़ियाउल हक ने तैयारे के अगवा को जवाज बनाकर पीपल्स पार्टी को दहशतगर्द और भारतीय एजेंट करार दिया था। इसी सिलसिले में बेनजीर भुट्टो को गिरफ्तार भी किया गया और तैयारा अगवा मंसूबे की दस्तावेजात बेनजीर के बेडरूम से बरामद करने का दावा भी सामने आया था। अल जुल्फकार की ऐसी सरगर्मियों की वजह से बेनजीर खुद को इस तंजीम और इसके सरबराह यानी अपने भाई से अलग रखती थी और कोशिश करती थी कि उनकी सियासी जद्दोजहद को मगरबी मुमालिक और पाकिस्तान में मुसल्ला तहरीक न समझा जाए। यही वो बुनियादी इख्तलाफ था जिसकी वजह से बहन भाई में इख्तलाफात इस हद तक बढ़े कि भाई बहन से बाप की सियासी विरासत लेने के लिए पर तोलने लगा। जब बेनजीर भुट्टो ने हुकूमत संभाली तो मुर्तजा भुट्टो शाम में जिलावतनी की जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन उन्होंने जिलावतनी खत्म करने और पाकिस्तान वापसी का ऐलान कर दिया। ये सब जानते थे कि पाकिस्तान में उनकी वापसी के लिए हालात साजगार नहीं हैं। वो तैयारा हाईजैकिंग समेत बगावत के मुकदमात में रियासत को पहले से मतलूब थे। ऐसे में मुर्तजा की वापसी बेनजीर भुट्टो के लिए बेपनाह सियासी और जज्बाती मसाइल पैदा कर सकती थी। यही वजह थी कि बेनजीर भुट्टो ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। मुर्तजा भुट्टो ने वापसी का ऐलान तो कर दिया, लेकिन उन्हें इसके लिए गैर मुल्की गारंटर्स भी चाहिए थे ताकि उन्हें पाकिस्तान में किसी बड़ी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। यह बैरूनी मदद उन्हें शाम के सदर हाफिजुल असद और फलस्तीनी रहनुमा यासर अराफात ने फराहम की। उन्होंने पाकिस्तान से बात की और मुर्तजा की वापसी को आसान बनाया। 3 नवंबर 1993 को मुर्तजा भुट्टो का तैयारा कराची एयरपोर्ट पर पहुंचा तो उसे लैंड करने की इजाजत ना मिली। मुर्तजा वापस दुबई चले गए और वहां से दूसरी फ्लाइट पकड़कर वापस आ गए। इस बार हुक्काम ने तैयारे को लैंडिंग की इजाजत ही न दी। तैयारा फिजा में चक्कर लगाता रहा। ऐसी अफवाहें भी हैं कि मुर्तजा ने तैयारे के पायलट से कहा था कि मुझे पैराशूट दे दें, मैं तैयारे से कूद जाता हूं। ताहम सिविल एविएशन हुकाम का कहना था कि उन्होंने तैयारे को लैंडिंग से नहीं रोका। बहरहाल तैयारा लैंड कर गया और तैयारे के उतरते ही मुर्तजा भुट्टो को गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल कर दिया गया। अब यूं था कि बहन पाकिस्तान की वजीर आजम थी और भाई जेल में था और बहन कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन जो होने वाला था उसके सामने जेल के 7 माह कोई हैसियत नहीं रखते थे। मुर्तजा जेल से दावे कर रहे थे कि वो जुल्फकार अली भुट्टो के हकीकी वारिस हैं, जबकि आसिफ अली जरदारी एक वसीयत का हवाला देकर कहते थे कि भुट्टो ने अपनी सियासी विरासत मोहतरमा बेनजीर के हवाले की है। भुट्टो खानदान में इख्तलाफात आखिरी हदों को छू रहे थे, लेकिन अपोजिशन को लगता था कि ये सब गुड कॉप बैड कॉप का खेल जारी है।
चौधरी शुजात तंजन कहते कि अवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है, मुर्तजा को 3-4 माह में छोड़ दिया जाएगा। बेनजीर भुट्टो भाई को मिलने के लिए बेचैन रहती थीं, लेकिन सियासी मजबूरियां उनके पांव की जंजीर थीं। लेकिन बेनजीर खुद को ज्यादा देर तक न रोक सकी, सियासत को शिकस्त हुई और बहन की मोहब्बत जीत गई। बेनजीर भुट्टो रात की तारीकी में भाई से मिलने जेल जा पहुंची। अपोजिशन ने इस इकदाम पर बहुत शोर मचाया, लेकिन बेनजीर भुट्टो का जवाब था, बेशक मैं इस मुल्क की वजीर आजम हूं, लेकिन इसके साथ साथ मैं एक बहन भी हूं। मुर्तजा भुट्टो अब सिंध असेंबली के रुकन भी थे, इसलिए उन्हें 8 नवंबर को सिंध असेंबली में हलफ उठाने के लिए जेल से खुसूसी रायत दी गई। वो असेंबली में आए तो फिर बहन पर शदीद तनकीद की और कहा, अगर पीपल्स पार्टी टूटी तो जिम्मेदार बेनजीर भुट्टो होगी, वो नहीं। मोहतरमा भुट्टो अपने भाई को जवाब देने के बजाय इस सारे खेल के पीछे किसी और का नाम लेती थी। आप सोचें कि जब तक मुर्तजा की शादी इससे नहीं हुई तो अपने बहन के खिलाफ एक लफ्ज नहीं कहा। कौन था उसकी जिंदगी में एक नई इन्फ्लुएंस? इस खानदानी सियासी जंग में मुर्तजा भुट्टो तन्हा नहीं थे। उनकी वालिदा और पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन नुसरत भुट्टो भी अपने बेटे के साथ थीं। वो कहती थीं कि पार्टी क़यादत पर मुर्तजा भुट्टो का हक ज्यादा है। बेनजीर की तरफ से इस लफ्जी जंग का भरपूर जवाब उनके शौहर आसिफ अली जरदारी दिया करते थे। ये इख्तलाफात रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बेनजीर को खतरा था कि कहीं गेम उनके हाथ से निकल ही ना जाए। याद रखें कि उस वक्त पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन बेनजीर भुट्टो नहीं थी, बल्कि उनकी वालिदा नुसरत भुट्टो थी, जो किसी भी वक्त बेनजीर भुट्टो को पार्टी से निकाल सकती थी। और खदशा था कि कहीं उनकी जगह मुर्तजा भुट्टो को पार्टी का सरबराह न बना दिया जाए। बेनजीर भुट्टो ने इस खतरे को हमेशा के लिए खत्म करने की ठानी। उन्होंने पार्टी की मजलिस आमला का एक इजलास बुलाया और नुसरत भुट्टो को चेयरपर्सन के ओहदे से हटाकर ये ओहदा खुद संभाल लिया। नुसरत भुट्टो को जैसे ही इस फैसले की इतला मिली, उन्होंने इसे मुस्तरद कर दिया और कहा कि उन्होंने बेनजीर को वजीर आजम बनाकर बहुत बड़ी गलती की, बेहतर था वो खुद वजीर आजम बन जाती। 5 जनवरी को जुल्फकार अली भुट्टो की सालगिरह पर नुसरत भुट्टो को लाड़काना में उनके मज़ार पर जाने से रोक दिया गया। इस दौरान लाठीचार्ज और शेलिंग में 4 कारकुन जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी हुए, जबकि 100 से जायद को गिरफ्तार कर लिया गया। शेलिंग से नुसरत भुट्टो और मुर्तजा भुट्टो की अहलिया गनवा भुट्टो पर गशी तारी हो गई। लेकिन इस हालत में भी नुसरत भुट्टो कहती रही कि बेनजीर की गोलियां मुझे शोहर के मज़ार पर जाने से नहीं रोक सकती। उन्होंने ये भी कहा कि ज़ियाउल हक ने भुट्टो का चेहरा देखने से महरूम किया था, बेनजीर ने तो मज़ार तक जाने से रोक दिया है। वो बेटी से इतनी दुखी थी कि उन्होंने नाम लेने के बजाय बेनजीर भुट्टो को बेगम जरदारी कहना शुरू कर दिया था। बेनजीर भुट्टो सख्त परेशान थी। वो मुर्तजा और नुसरत भुट्टो को खुली छूट हमेशा के लिए नहीं दे सकती थी। 5 जून 1994 को मुर्तजा भुट्टो जमानत पर रहा हुए तो उनके इस्तकबाली जलसे में वेलकम वेलकम मुर्तजा वेलकम के साथ अलविदा अलविदा बेनजीर अलविदा के नारे भी गूंजते रहे। मुर्तजा ने ऐलान किया कि वो हुकूमत में आ गए तो आसिफ अली जरदारी के खिलाफ जरूर इंक्वायरी करवाएंगे। ये इंक्वायरी तो न जाने कब होती, लेकिन मुबैना तौर पर आसिफ अली जरदारी की मूंछें साफ हो गई। फातिमा भुट्टो के मुताबिक एक दिन आसिफ अली जरदारी और मुर्तजा भुट्टो का आमना सामना हो गया। आसिफ जरदारी के पास उस वक्त गार्ड्स नहीं थे। मुबैना तौर पर मुर्तजा भुट्टो ने आसिफ अली जरदारी की एक मूंछ काट दी। जनाब जरदारी के लिए मूंछें इज्जत का मसला थी। उन्होंने मुर्तजा भुट्टो को धमकियां दी और चले गए। इस वाक़े का कोई ऐनी गवाह तो नहीं, लेकिन फातिमा भुट्टो के तवस्सुत से ये बात कई बार दोहराई जा चुकी है। अलबत्ता आसिफ अली जरदारी और उस वक्त के डीआईजी कराची शोएब सडल दोनों इस वाक़े से इनकार करते हैं। वो तो जो इन्वेस्टिगेटर्स थे उन्होंने इस एस्पेक्ट को थॉरली देखा था। ये कि जी इनका आपस में कुछ कफल हुआ और उसने मूंछ काट दिया और ये ऐसी बात नहीं। इस वाक़े के कुछ दिन बाद मुर्तजा भुट्टो की पार्टी के कारकुन मोहम्मद अली सुनारा को कराची पुलिस ने बम धमाके और राह से ताल्लुकात के इल्जाम में गिरफ्तार किया। मुर्तजा भुट्टो को गिरफ्तारी का पता चला तो वो उन्हें छुड़ाने खुद सीआईए सेंटर जा पहुंचे।
उन्होंने अपने साथियों समेत 2 CIA सेंटर्स पर धावा बोल दिया। जब इस वाकये की इत्तला शोएब सडल को मिली तो उन्होंने मुर्तजा भुट्टो को गिरफ्तार करने का हुक्म जारी कर दिया, लेकिन वज़ीर आला सिंध और बेनज़ीर भुट्टो ने उन्हें रोका कि मुर्तजा के बजाय उनके मुसल्लह साथियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया जाए। चुनांचे 20 सितंबर 1996 को एक पुलिस टीम उनके घर के करीब नाका लगाकर बैठ गई कि जब वो यहाँ से गुजरे तो उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया जाए। मुर्तजा भुट्टो एक जलसे से तकरीर के बाद लौट रहे थे कि उनकी रहायशगाह 70 क्लिफ्टन से चंद मीटर पहले पुलिस ने उनकी गाड़ी को घेर कर रोक लिया। मुर्तजा के साथियों और पुलिस के दरमियान तलख कलामी हुई, फिर खामोशी छा गई और फिर एक गोली चली। इस गोली का चलना था कि दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। पुलिस समझी कि फायर मुर्तजा के साथियों ने किया है और मुर्तजा भुट्टो के साथी कहते हैं कि फायर पुलिस ने किया था। जो भी था, फायरिंग आधा घंटा जारी रही, लेकिन जब फायरिंग रुकी तो मुर्तजा भुट्टो को 5 गोलियां लग चुकी थी, जिनमें से एक गर्दन के पार हो चुकी थी। शोएब सडल कहते हैं कि उन्होंने मुर्तजा को फौरी अस्पताल पहुंचाने का हुक्म जारी किया था, लेकिन हकीकत यह है कि मुर्तजा भुट्टो 55 मिनट तक जख्मी हालत में पड़े रहे। फिर उन्हें करीबी अस्पताल में मुंतकिल किया गया, लेकिन वहां भी तिब्बी सहूलियात नाकाफी थी। 1.5 घंटे बाद मुर्तजा भुट्टो की बीवी गनवा और बेटी फातिमा अस्पताल पहुंचे तो भुट्टो का आखिरी बेटा आखिरी सांसें ले रहा था। उसका जिस्म ज्यादा खून बह जाने के बायस मजीद खून कबूल नहीं कर रहा था और रात 12 बजे के बाद उसका जिस्म खून की जरूरत से आजाद हो चुका था। सिर्फ 2 दिन पहले मुर्तजा की सालगिरह थी। उस दिन बेनजीर ने फोन करके भाई को सालगिरह की मुबारकबाद दी, मगर शायद वो ये नहीं जानती थी कि ये उनकी आखिरी बातचीत है। जब बेनजीर भुट्टो को भाई की खबर मिली तो वो नंगे पांव अस्पताल पहुंची। 21 सितंबर को भुट्टो के आबाई कब्रिस्तान में एक और कब्र का इजाफा हो गया। बहन मुल्क की वजीर आजम होने के बावजूद इतनी बेबस थी कि अपने भाई का आखिरी दीदार तक ना कर सकी। आसिफ अली जरदारी समेत कोई भी वजीर जनाजे में शरीक ना हो सका। एक दिन बाद मोहतरमा बेनजीर ने अफसोस के लिए अल मुर्तजा जाने की कोशिश की तो वहां मौजूद मुश्तिल अफराद ने बेनजीर की गाड़ी पर पथराव कर दिया। हजार ख्वाहिश के बावजूद वजीर आजम बेनजीर अपने भाई की बेवा और अपनी भतीजी से गम गलत न कर सकी। बेनजीर जो अपने बाप को फांसी लगते देख चुकी थी, फ्रांस में छोटे भाई को जहर से मरते देख चुकी थी, अब तीसरे भाई के कातिलों का सुराग लगाना चाहती थी, लेकिन नाकाम रही। उन्हें एजेंसियों ने जो रिपोर्ट्स दी उनके मुताबिक मुर्तजा भुट्टो को छत या दरख्त पर बैठे किसी स्नाइपर की गोली लगी थी, जिससे मौत वाक़या हुई। उन्हें खुफिया एजेंसियों ने ऐसी तस्वीर भी दिखाई जिनमें मुर्तजा की गाड़ी की छत पर गोलियों के सुराख भी थे। लेकिन क्या कीजिए सच का कि जब बेनजीर भुट्टो ने खुद उस गाड़ी को देखा तो उसकी छत पर कोई सुराख नहीं था। तस्वीरें मोहतरमा को दी गई और उसमें यह दिखाया गया जी कि गोली फलान जगह से एंटर हुई है, जो लगी है उसको, जबकि वो गोली का निशान उधर गाड़ी पे था ही नहीं, वो कोई टेम्पर्ड किस्म की तस्वीरें थी। तो इस तरह की कुछ चीजें सामने आई थी। ये कत्ल आज भी एक मुअम्मा है। जितने लोग भी मुर्तजा भुट्टो के कत्ल केस में गिरफ्तार थे वो तमाम पीपल्स पार्टी के तीसरे दौर में बरी हो गए। बेनजीर भुट्टो कहती हैं कि मुर्तजा के कत्ल में सदर फारूक लगारी का भी हाथ था। जी, मैं समझती हूँ कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वही कातिलों को तसल्ली दे सकता था, क्योंकि और कोई मुझे निकाल नहीं सकता था। तो कातिलों को तसल्ली फिर कैसे मिलती? आखिर में कातिल कहते हैं कि ये तो प्राइम मिनिस्टर का भाई है, प्राइम मिनिस्टर तहकीकात करेगी, हमें फांसी पर चढ़ना पड़ेगा। तो कोई था जिसने कहा कि फिक्र नहीं करो बेटा, वो नहीं रहेगी, वो चली जाएगी, तुम्हें कोई गिरफ्तार नहीं करेगा, तुम्हारे ऊपर मुकदमा नहीं चलेगा। और ऐसे ही हुआ है। उस वक्त के वजीर दाखिला मेजर जनरल रिटायर्ड नसीरुल्लाह बाबर कहते हैं कि ये कत्ल ISI की प्लानिंग था। ये कौन कहता है कि मैं मुर्तजा के कत्ल से पता नहीं था? एजेंसी ने करवाया था। आज भी मैं कहता हूँ उसी रात में बयान दिया था। कौन सी एजेंसी आप नाम नहीं लेना चाह रहे? मैं आपको कहता हूँ ISI।
پھر بھی مخالفین کے مطابق آصف علی زرداری نے انہیں راستے سے ہٹایا تھا، جبکہ اس وقت کے ڈی آئی جی کراچی شعیب صدل کے مطابق یہ سراسر پولیس کی بے وقوفی تھی۔ میرا تو ویو اتنا سے ہوتا ہے کہ شاید یہ پولیس والوں سے گف اپ ہو گیا، تو لیکن بعد میں چیزیں جس طرح سے انفولڈ ہونا شروع ہوئی اس میں کنفیوژن پیدا ہو گئی۔ یہ تو پولیس کی بے وقوفی یا گوف ہو سکتی ہے، لیکن ایک سوچی سمجھی بے وقوفی اور بھی ہونے جا رہی تھی۔ پاک فوج کے ایک میجر جنرل نے 40 ساتھیوں اور ایک بریگیڈیئر سمیت ایک پلان بنایا کہ تمام کور کمانڈرز کو ایلیمینیٹ کر کے پاک فوج پر قبضہ کر لیا جائے اور سیاسی حکومت ختم کر کے پاکستان میں حقیقی اسلامی شریعت نافذ کر دی جائے۔ دوسری طرف مالاکنڈ میں ایک پرعزم عالم دین نے ججز اور افسران کو یرغمال بنا لیا، ایئرپورٹ پر قبضہ کر لیا اور مطالبہ کر دیا کہ جب تک شریعت نافذ نہیں کی جاتی وہ قبضہ نہیں چھوڑیں گے۔ پاکستان پر بیتے ان شب و روز کی کہانی بھی آپ کو سنائیں گے، لیکن اگلی قسط میں۔ اگر اب تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے، اور پاکستان کی مکمل کہانی جاننے کے لیے اس لنک پر، جبکہ دنیا کے اہم ممالک کی کمزوریاں اور طاقتیں کیا ہیں یہ جاننے کے لیے اس لنک پر کلک کیجئے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کی معلومات میں اضافہ کیا تو لائک، کمنٹس اور شیئر بھی ضرور کیجئے، تاکہ ہم اس سلسلے کو جاری رکھ سکیں اور بہتر سے بہتر بنا سکیں۔